नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, कभी अपने पिता के छोटे से टेंट पर रिक्शा में कुर्सियां ढोने वाले चरणजीत सिंह चन्नी आज पंजाब की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। उनको इस कुर्सी तक पहुंचने में किस्मत, उनके राजनेताओं से दोस्ती या जो भी कहिए, लेकिन उनकी जाति को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि जातिगत समीकरण है उनको साधने में वो सबसे आगे निकल गए। और कांग्रेस को लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को बनाकर वो पंजाब में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, जो आने वाले चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को फिर से सत्ता में ला सकते हैं। क्या चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचाकर कांग्रेस ने इतना बड़ा गेम कर दिया है कि श्रोमणी अकाली दल, बसपा, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में क्या अपनी रणनीति में अब बदलाव करेंगे? ये एक चर्चा का विषय है। इसके साथ ही कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो क्या पंजाब में इतने बड़े बदलाव से हरियाणा में किसी तरह का असर होगा? क्योंकि यहाँ पर तो जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स को पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट में ला रही है, लेकिन दलित मुख्यमंत्री जैसा वजूद या इसकी बातें इससे पहले हरियाणा में कभी नहीं हो पाई हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चौधरी चांदराम को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इतना साहस नहीं जुटाया कि वो इस कुर्सी को, इस दायित्व को संभाल सकें, और यही वजह कि हरियाणा में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या पंजाब में इस कांग्रेस की रणनीति के बाद हरियाणा में जो हुड्डा ग्रुप है उसने जो शैलजा को हटाने की मुहिम चलाई थी, अब उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जिनका भारत की दलित राजनीति पर शोध और रिसर्च वो करते हैं। इसके साथ ही पंजाब की राजनीति, हरियाणा की राजनीति पर भी वो जातिगत आंकड़ों की दृष्टि से बहुत काम कर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू बद्रा जी। शंभू जी, आज आपका चर्चा में स्वागत है। नमस्कार शंभू जी, सबसे पहले और सबसे अहम सवाल कि चरणजीत सिंह चन्नी की जो नियुक्ति है पंजाब में, एक दलित सीएम के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया है, निश्चित तौर पे एक बड़ा कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो अभी जो 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, उस पर आप किस तरह का असर इस नियुक्ति से देखते हैं? देखिए, इस वक्त एक दलित सीएम को बनाया जाना, कांग्रेस पार्टी इस सोच के साथ मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया है कि वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे या वो बनाना चाहती थी पार्टी। वो एक विकल्प ढूंढते ढूंढते जब कुछ नहीं मिला तो अंत में चन्नी के नाम पे सहमति हुई और एक बाय डिफॉल्ट एक दलित सीएम पंजाब में बना, जो कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये जो पूरा स्टेट है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, सबको जोड़ देंगे तो इनमें अभी तक कोई दलित सीएम बना ही नहीं। पहली बार पंजाब में सीएम थी, यानी कि कांग्रेस ने प्लान के तहत इनको नहीं बनाया। कोई मौका नहीं था, कोई उनके पास विकल्प नहीं था, तो उन्होंने एक दलित सीएम को आगे का कार्ड खेला है। अब देखिए पंजाब में क्या है कि जो पंजाब की पुरानी पॉलिटिक्स देखेंगे तो कांसीराम से पहले एक मंगूराम वहाँ हुआ करते थे। अच्छा। जिन्होंने कि दलित के इशूज़ को उठाना शुरू किया, दलित को वहाँ पे पंजाब में जोड़ना शुरू किया था। और उसके बाद फिर कांसीराम आए, जो कि आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारत में दलित राजनीति का कैसे उभार हुआ और पूरे देश में कैसे इशू बना। और उसका बेशक कांसीराम पंजाब से थे, लेकिन प्रयोगशाला उनका पुणे के बाद उत्तर प्रदेश बना और उत्तर प्रदेश में सत्ता तक बसपा आई। बसपा को लेकर तो वो आपने देखा कि बसपा सत्ता तक आई। तो पंजाब ऐसा राज्य है जहां की पूरे देश में किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में दलित आबादी पंजाब में है। 32% के आसपास दलित समुदाय है पंजाब में। लेकिन पंजाब के पॉलिटिक्स में क्या है कि जैसे दलित समुदाय है तो दलित भी बटे हुए हैं, सिख दलित और नॉन सिख दलित। एक तो ये आपको डिवीजन मानना पड़ेगा। दूसरा कि पंजाब में जो दलित पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच में बटी रही है अब तक हमेशा। जो वोट बैंक है, हाँ, उनके कुछ वोट बैंक इनके साथ है, कांग्रेस के साथ, कुछ शिरोमणि अकाली दल के साथ, बसपा के साथ नहीं। 1992 में
जी। बसपा के साथ करीब 16% दलित बसपा के साथ जी। थी, लेकिन 2012 आते आते 4.9%, 4.59% बच गए। अच्छा। और 2017 में 2% से कम हो गए, यानी कि 1.99% दलित केवल बसपा के साथ है। जी। तो यानी बसपा की जो पॉलिटिक्स है पंजाब में वो बैक गई। वो इसलिए गई कि बसपा की राजनीति की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कमी ये है कि उन्होंने किसी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में नेतृत्व पैदा नहीं किया। जी। वोट बैंक तो चाहिए था उनको, वोट बैंक है। जो दलित है वो चाहते हैं कि बीएसपी आए, लेकिन कोई नेता तो आप देंगे ना। जी। कोई आदमी तो खड़ा करेंगे ना कि ये आदमी पंजाब का सीएम बनेगा, ये आदमी पंजाब की पॉलिटिक्स करेंगे, ये आदमी पंजाब में हमारा आदमी है। तो बसपा इसकी कमी की वजह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के बाहर जो भी राज्य है वहाँ दलित किंग कर्तव्य विमूढ़ है और वो बटा हुआ है। जी। या तो कहीं कोई कांग्रेस के साथ है, कोई जो उस राज्य की सत्ता में जो पार्टियां हैं दलित उन्हीं में से उन पार्टियों को चुन रही है मजबूरी में, क्योंकि बसपा नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई। और पंजाब में यही हुआ कि पंजाब में बसपा देखिए कि 16% से 2% के नीचे आने के पीछे वजह यही रही कि वो सारे वोट बैंक शिफ्ट करते गए कांग्रेस की तरफ, शिरोमणि अकाली दल की तरफ, और अभी इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ। और वहां पे जो डेरा पॉलिटिक्स है पंजाब में, डेरा पॉलिटिक्स बहुत हावी है, वो एक अलग इशू है। अब चन्नी को जो सीएम बनाया गया है इस पे अगर आप मंथन करें तो इसमें देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस 2022 के चुनाव में चन्नी को अपना चेहरा बनाएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने तो यही कहा है। क्या सिद्धू इसके लिए तैयार होंगे? सिद्धू और चन्नी हमारे दो चेहरे। हाँ, सिद्धू इसके लिए तैयार होंगे कि चुनाव के बाद चन्नी ही सीएम रहेंगे? जी। ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ा सवाल होगा। दूसरा कि अब जैसे कि बीजेपी ने कार्ड खेला था कि अगर पंजाब में हमारी सरकार आई तो दलित सीएम होंगे, और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि डिप्टी सीएम हम दलित का देंगे। और इवन की बसपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच जो गठबंधन हुआ है उसने भी डिप्टी सीएम के दलित की बात करी थी। तो कहने का मतलब एक तो अब इन सब पार्टियों के पॉलिटिक्स बदलेंगे पंजाब में कि अब एक तरह से दलित फोकस्ड पॉलिटिक्स हो जाएगी। अच्छा। पंजाब में मतलब जो आप डिप्टी तक पहुंचा रहे थे उनको अब सीधा सीएम पहुंचाना पड़ेगा आपको। और चूंकि पंजाब गलती से ही, लेकिन कांग्रेस के हाथ में एक वोट बैंक वाला सिचुएशन आ गया है। दूसरा कि पंजाब के जो सिख वोटर हैं और जो खास करके जट सिख हैं जो डोमिनेंट रहे हैं पंजाब की राजनीति पे, क्या वो आने वाले अगले इलेक्शन में किसी दलित चेहरे को स्वीकार करेंगे? उनके सामने एक सवाल होगा। दूसरा कि कैप्टन अमरिंदर चुपचाप तो नहीं बैठेंगे जी। तो कांग्रेस को जो कैप्टन अमरिंदर की कमी को वो एक दलित चेहरे के तौर पे चाहती है कि वो ढक देंगे इस नाम पे, तो मुझे लगता नहीं है कि जो कैप्टन अमरिंदर का प्रभाव कम होने वाला है। और वो जिधर भी जाए, चाहे वो अपनी पार्टी बनाए चाहे वो किसी पार्टी के साथ जाए, दोनों ही कंडीशन में कैप्टन अमरिंदर को पार पाना एक दलित चेहरे के दम पे कांग्रेस के बस की बात नहीं होगी, न सिद्धू के बस की बात होगी पंजाब में, क्योंकि कैप्टन को आप इग्नोर नहीं कर सकते पंजाब के पॉलिटिक्स में। खास करके अब जो स्थिति है, जिस तरह से कैप्टन को विदाई दी गई है, जिस तरह से उनसे इस्तीफा लिया गया है, तो वो एक अपमान की तरह से उसको देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो 50 साल तक कांग्रेस की सेवा करते हैं उसको आप इस तरह से विदाई कर रहे हैं। आप सहमति से उनको हटा सकते थे, सहमति से कोई तरीका कोई तरीका एक तरह से विदाई जैसे बीजेपी ने किया, अभी सारे सीएम को बैक किया। सिद्धू में और कैप्टन में से एक को चुनना था और प्रशांत किशोर की नज़र में सिद्धू ज़्यादा बेटर थे तो उन्होंने उसको चुन लिया। खैर, आपका साफ तौर पे इसमें एक लाइन है कि देखिए जब सीएम की बात हो रही थी तो सिद्धू को 5 वोट मिले हैं जी। उनके दूसरे ही नेताओं को ज़्यादा, इवन कि अमरिंदर की पत्नी को ज़्यादा वोट मिले, 12 वोट मिले जी उन्हीं विधायकों में से। मतलब इतनी पकड़ उनकी पार्टी पे अभी नहीं है जो कि कांग्रेस को की नया पार लगा। शंभू जी, आपके अनुसार अब जितना आसान मुकाबला चन्नी की नियुक्ति के बाद दिखाई दे रहा है कांग्रेस को या कांग्रेस के उतना है नहीं अभी उसको पचाने में वक्त लगेगा। पंजाब की पॉलिटिक्स में अब देखिए, मतलब हरियाणा के पॉलिटिक्स में, वहां से हरियाणा पॉलिटिक्स आ जाइए, 21% के आसपास दलित है यहाँ पे, लेकिन दलित का डिवीजन है
कि या तो वो कांग्रेस के साथ है और या बीजेपी के साथ है, एक साथ तो और इनके पास कोई विकल्प अभी नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जो कि दलित हैं, हरियाणा में बीएसपी का कोई स्कोप देखा आपने? मतलब इतने साल से बीएसपी यहाँ नहीं, पे कभी रहे, एक दो कभी सीटें कभी जीते कभी एक सीट यमुनानगर के पास कोई एक सीट ले लिया, कोई एक सीट नहीं लिया, और वो भी उस नेता का जनाजा। जबकि 21% आबादी है। तो कहने का मतलब कि दलित भी सब आंख मूंद के बसपा पर भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नेता नहीं दे पाते हैं। तो पंजाब में जो आप जोड़ रहे थे कि पंजाब में क्या असर पड़े, सॉरी हरियाणा में क्या असर पड़ेगा, तो हरियाणा में बहुत असर अभी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दलित चेहरा के दम पे केवल राजनीति नहीं हो सकती है। किसी भी मतलब जैसे कि मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो केवल ब्राह्मण या राजपूत के चेहरा के नाम पर पूरा पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा। शंभू जी, मैं आपको इस सवाल पे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा जो सवाल है, जो पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है, यहाँ पे जाट और नॉन जाट की एक पॉलिटिक्स हमेशा अभी पिछले 6-7 सालों में हावी चल है। रही है। अब सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन जाट समुदाय आज के दिन उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा बचे 2 लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला को अभी बहुत संघर्ष करना है, क्योंकि उनकी पार्टी का दुष्यंत चौटाला बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। अब आ गई जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे बात। अब हरियाणा में जब से वो नियुक्ति हुई है, तो कह रहे हैं कि हुड्डा जी का बहुत बड़ा इसमें एक सेटबैक लग सकता है हुड्डा जी को, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कुमारी शैलजा को हटाने का अपने विधायकों के जरिए मुहिम छेड़ी थी। तो जो दलित वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ा है या जो जुड़ने की चाहत रखता है, इस फैसले से उनका हौसला बढ़ेगा, और उनका हौसला बढ़ेगा तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा या इसका फायदा नुकसान को होगा। कम से कम कुमारी शैलजा तो ठीक ठाक स्थिति में होगी, ऐसा लगता है। 2 चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो जो हुड्डा सीधे तौर पे शैलजा के खिलाफ या अभियान चला रहे थे, तो वो धीमा पड़ेगा। हुड्डा को सोचना पड़ेगा क्योंकि हम इस तरह से सीधे ना करें। और कांग्रेस और दूसरा जो कुमारी शैलजा हैं और जो दूसरे नेता हैं दलित कांग्रेस के अंदर, उनका जो एक्सेप्टेंसी है पार्टी में वो बढ़ेगा। मतलब पार्टी में एक्सेप्टेंसी जो है खास करके कार्यकर्ताओं के बीच, और क्योंकि वो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरफ कन्वर्ट हो गया है, तो उनकी वो बढ़ने वाली है। तो हुड्डा के सामने ये होगा प्रश्न कि अब उनको हम साथ लेकर जो चलने की जो एक हाँ, वो साथ लेकर चलने की जो स्थिति है वो उनको सामने लेके आना पड़ेगा कि मैं ही वाली बात साथ लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, कांग्रेस के लिए एक खास चीज है कि कांग्रेस अगर जीटी बेल्ट रोड में काम करे, करनाल से लेकर के पंचकुला का जो जितना जिला है, उन जिला में अगर कांग्रेस काम करे तो वाकई वो जल्दी सत्ता में आ सकती है, और वहां पे वो जाट पॉलिटिक्स के आधार पे तो कर नहीं सकती। जीटी रोड बेल्ट तो फिलहाल के चुनाव तक तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें है, जो किसान आंदोलन का प्रभाव वहां पे दिखाई दे रहा है, उससे कांग्रेस। और अब अगर दलित चेहरे को हरियाणा में भी अगर मान लीजिए कम से कम सहानुभूति और उस तरह से उसको आगे लेके आएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो शायद जीटी रोड के दलित जो है वो बीजेपी के जिनका मोह भंग है वो कांग्रेस की तरफ टर्न हो वहां पे। इस लेकिन पार्टी को इस तरह से प्लान लेके जाना पड़ेगा कि हम उस बेल्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या उस सिचुएशन होगा, और दलित को किस तरह से हम सम्मान दे रहे हैं पार्टी के अंदर में। अशोक तंवर का मामला भी रहेगा बीजेपी, हुड्डा जी के लिए हमेशा वो हमेशा परेशानी का रहेगा कि उनको किस तरह से पार्टी से, और वो बैठेंगे नहीं। इस जो अभी जो पॉलिटिक्स की उभार हुई है कि अचानक से एक पंजाब में दलित सीएम बनने से सभी दलों में दलित के प्रति जो प्रेम अलग तरह का उभरा है, बीजेपी में, कांग्रेस में और तरह में। और एक चीज यहाँ पे तो उस तरह से हरियाणा में जो है वो उसका असर आपको दिखाई देगा। कांग्रेस किस तरह से इसको लेती है, किस तरह से भुनाती है, कैसे अपने मुद्दों को लेकर के आगे जाती है, वो सामने हमको आगे पॉलिटिक्स में दिखाई देगा आने वाले वक्त में। मतलब सीधा सीधा ये है कि पंजाब के जब चुनाव होंगे, उस चुनाव तक तो दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स में रहेंगे ही रहेंगे। पंजाब के चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि हरियाणा पे एक्चुअल में फिर उसका क्या असर होना है। और देश पे जो अभी बीजेपी ओबीसी को लेके तुरूप का पत्ता लेके आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने 24 मंत्री बना दिए, इवन की ओबीसी के दम पे आप हरियाणा में भी ओबीसी पे, हरियाणा में भी ओबीसी, और आप गुजरात गए तो वहाँ ओबीसी को टारगेट किया। तो ये जो बीजेपी ने एक जो ओबीसी का कार्ड खेला था, तो कांग्रेस का अब ये दलित कार्ड
अच्छा, ये आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस यहीं रुकेंगे नहीं, उनको अनजाने में सही लेकिन एक मुद्दा दिखाई दिया है, मतलब क्योंकि उनका दलित छिटका हुआ है कि पहले कहते ना BMD, ब्राह्मण मुस्लिम दलित कांग्रेस के मेन कोर वोटर थे जी। इस टाइम में तीनों ही नहीं है उनके साथ, अलग अलग जगह है, तो उनको एक मौका देगा कि पंजाब के बहाने दलितों को अपने तरफ किया जाए, और जो दलित खास करके बीजेपी से नाराज हैं, जो दलित के पास कोई मौका नहीं है, तो वो कांग्रेस को अपना एक रिवाइवल सिचुएशन दिखेगा तो उस पर वो फोकस करेंगी और आगे चल के और राज्यों में उनको प्रमुख पदों पर दिया जाएगा। अब बीजेपी को इनके दलित कार्ड से काउंटर करना होगा, क्योंकि अभी अगर सरकार को आप देखें तो इसमें एक मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं और एक मंत्री दुष्यंत के कोटे से हैं, जननायक जन, दो प्रतिनिधि। तो इसके अलावा हरियाणा में ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, जो कभी कांग्रेस के साथ होता था। यानी कि आने वाले दिनों में हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स पे ज्यादा बातें होने वाली, ज्यादा हावी होने वाली है, और दलित इसमें थोड़ा और आगे, उसमें जो फॉरवर्ड है वो हाशिए पे जाएंगे। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में वो हमेशा उसकी नाम पे कोई पॉलिटिक्स होती नहीं है, क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है, ये जिसको हरियाणा में आप कह लीजिए कि वो जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, वो उन पे कोई बात नहीं होगी, उन पे ज्यादा कोई उनको वो नहीं करेगा। ऐसे ही पंजाब में होने वाला है, जैसे पंजाब में होने वाला है, क्योंकि जट सिख की तो कोई बात वहाँ जट सिख की कोई बात होगी नहीं, अब वहाँ दलित पे आ जाएंगी, जो कि सबसे ज्यादा आबादी है, और डेरा पॉलिटिक्स भी वहाँ अब हावी होने वाला। हमारे यहाँ तो डेरा पॉलिटिक्स तो अब क्योंकि बहुत सारे डेरा वहाँ है जो दलितों के थिंक उस पे बेस्ड है, और इस बहाने से अब देखिए कि देश में दलित विमर्श वापस शुरू होगा। जिस तरह से मायावती अभी तुरंत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सक्रिय मायावती को तो बहुत बड़ा सेटबैक है, और बीजेपी कांग्रेस बीजेपी सब पे अटैक किया है उसने आज, कि तो कांग्रेस जब मुसीबत में होती है तो उसको दलित याद आते हैं, मायावती जी ने कहा। हाँ, वो तो कहने का सेंस कि आप भी तो अपने पार्टी होते हुए किसी राज्य में एक दलित सीएम के लिए कोई एजेंडा भी नहीं चलाया, आपने नहीं चलाया, आज तक नहीं चलाया। दलितों की पार्टी कभी होती थी बसपा, लेकिन रही नहीं। अब मुझे लगता है लेकिन उनके पास मौका था, उत्तर प्रदेश में भी मान लीजिए मौका था, जो कि दलित नाम पे ही आई है, बेशक ब्राह्मण और तमाम लोगों ने वोट दिया। ब्राह्मण को वोट बैंक पे आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को राजनीतिक लाभ तो कभी मिलता नहीं है जी, किसी भी राज्य में नहीं मिलता राजनीतिक लाभ। तो उस कंडीशन में आपके पास मौका था कि कम से कम दलित के लिए काम कर लेते। मेरा इस शो के बहाने एक ये है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स जो भी दल करते हैं पूरे देश में, जो कास्ट मान लीजिए कि कोई दलित की राजनीति करते हैं, कोई ओबीसी की राजनीति करते हैं, कोई यादव की राजनीति करते हैं, कोई मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जब उनकी सरकार आती है सत्ता में, जब वो आते हैं वो दल, कम से कम उसी कमेटी का भला कर दो। और ऐसा अगर करते जाए तो पूरे देश में एक समय आएगा कि 20 साल 30 साल 40 साल के बाद कि सब कम्युनिटी का भला हो जाएगा। तो ये तो एक क्रांतिकारी बात होगी, अगर जाति की राजनीति करके भी आप कम से कम उस जाति का ही भला कर दें। पर सत्ता मिलने के बाद हाँ, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। देखिए बिहार में यादव की पॉलिटिक्स की लालू यादव 15 साल, दलित महादलित की नीतीश कर रहे हैं 15 साल से, दोनों की हालत देख लीजिए आज, वही की वही है, कोई बदलाव नहीं है। भारत में जाति पे वोट डलते हैं, जाति पे मुख्यमंत्री बनते हैं, जाति पे प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन जातियों का भला नहीं होता। वहाँ फिर कॉमन मैन हो जाते, वहाँ फिर वो कॉमन मैन हो जाते, सत्ता में आते के बाद फिर हाँ, जैसे ही उनको सत्ता खतरे में दिखाई देगा। अभी जगह यहाँ पे पंजाब हरियाणा में देखिए कि कांग्रेस की सत्ता खतरे में लगती है तो वो जाट के साथ आ जाते हैं तुरंत, उसी तरह से इन लोगों की लगता है तो वो फिर जाट के साथ आ जाते हैं। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तब उस कम्युनिटी के लिए कैसे उसको किया जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए, कैसे गरीबी दूर की जाए, कैसे शैक्षिक, क्योंकि गरीबी तो हर जाति में है, गरीबी मान लीजिए हर जाति में। कायदे से तो पॉलिटिक्स हमारी दो तरह की होनी चाहिए, जो पुअर पॉलिटिक्स मतलब पूरे कंप्लीट जो गरीब है उनके लिए आप सब कुछ लेकर के आइए, प्लान लेके आइए, इकोनॉमी को चेंज करिए, एम्प्लॉयमेंट को लेके आइए, कास्ट की जरूरत नहीं रहेगी। और हमको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स अगर देश में शुरू हो तो आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर कास्ट के सिस्टम खत्म हो जाएंगे, हमें फिर आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पत्र लिखा था कि यूपीएससी में जो लोग क्लियर करते हैं अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करें तो सरकार उनको प्रोत्साहन दे, उनकी मनपसंद जगह पे नियुक्ति करे और इस चीज़ को सरकार बढ़ावा दे। शायद ये काम हुआ होता तो भारत में जातिगत व्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगता, क्योंकि एलिट ग्रुप से वो भी अगर सरकार विधेयक ला करके आरक्षण ला सकती है तो सरकार विधेयक ला करके जाति को खत्म भी कर सकती है जी, जो कि साहस फिलहाल नहीं, जो कि संविधान में ऑलरेडी आप एक बात कर रहे हैं, इतना साहस नहीं है। और एक काम कर दे
कि भारत में, प्राचीन भारत में जो नाम होते थे वो एक शब्द के होते थे। जी। चाहे आप चाणक्य लीजिए, चाहे चंद्रगुप्त लीजिए, किसी का भी नाम, स्कंदगुप्त लीजिए, एक वर्ड के नाम होते थे। आज आप एक वर्ड के नाम अनिवार्य कर दीजिए, टाइटल खत्म कर दीजिए, एक वर्ड नाम। अक्सर भारत में जो लोग अपने नाम के पीछे अपनी जातिगत पहचान लगाते हैं, वो जाति के खिलाफ बातें करते हुए भी दिखाई देते हैं। हाँ, ये भी एक बिल्कुल। ट्रेंड है। खैर, हम बात कर रहे थे शंभू जी से, जो कास्ट पॉलिटिक्स पे उनका रिसर्च रहता है, लेकिन हरिभूमि के दर्शकों का अपना एक आकलन होता है, और हरिभूमि के दर्शकों का जो विवेचन होता है उसको दूसरे लोग भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आप जरूर इस पर कमेंट करें कि पंजाब में जो परिवर्तन हुआ है इसका हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा। आप ऐसा क्या सोचते हैं इस बारे में, आप जरूर कमेंट करिएगा। शंभू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पर नमस्कार। विचार रखे। नमस्कार। नमस्कार।